हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और आज हम लेकर के आए हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का दूसरा भाग। याद है हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के पहले भाग में काफ़ी सारी बातें की थी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन कौन से भाग होते हैं, वो किस प्रकार से कार्य करते हैं। आज देखेंगे कि कौन कौन सा भाग किस प्रकार से कार्य करता है और आज हमें ये भी देखना है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन सा भाग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। देखिए, लास्ट पहली वीडियो में डाइजेस्टिव सिस्टम की पहली वीडियो में मैं आपको कुछ भागों के बारे में बता के आया था, जैसे कि माउथ में हम दांतों के बारे में बात करके आए थे। दांत कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा दांत कब आता है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, जा करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और आज हम बात करते हैं दांतों के आगे के भागों की। तो दांत के आगे हमारा जो भाग आता है जिसका नाम है टंग, जीभ। अब जीभ किस प्रकार से कार्य करती है और जीभ किसी खाए गए भोजन को किस प्रकार से डाइजेस्ट करती है। देखिए, जो हमारे माउथ के अंदर जो जीभ होती है वह एक सेंसरी ऑर्गन होता है। सेंसरी ऑर्गन का मतलब होता है संवेदी अंग। अब सेंसरी ऑर्गन देखा जाए तो हमारे शरीर में 5 प्रकार के होते हैं। सेंसरी ऑर्गन वे ऑर्गन्स होते हैं जो बाहर के वातावरण से संदेशों को ग्रहण करते हैं और उनके प्रति अनुक्रिया करते हैं। सेंसरी ऑर्गन जैसे हमारे शरीर में है आँख, जो देखने का सेंस करती है, नाक स्मेल का सेंस करती है, कान सुनने का सेंस करते हैं, त्वचा किसी बाहर के वातावरण से गर्मी सर्दी इनका सेंस करती है, और हमारी जीभ जो 5वां भाग है ये टेस्ट का सेंस करती है कि जो हम खाना खा रहे हैं उसका टेस्ट कैसा है। तो देखिए, इसको सेंसरी ऑर्गन कहते हैं। सेंसरी ऑर्गन के साथ साथ इसको मस्कुलर ऑर्गन भी कहते हैं। मस्कुलर ऑर्गन का मतलब होता है मांसपेशीय अंग। वे भाग जो केवल और केवल मांसपेशियों से बने होते हैं उन्हें हम मस्कुलर ऑर्गन कहते हैं। मस्कुलर ऑर्गन के अंदर कोई भी बोन या हड्डी वगैरह नहीं होती, ना उसमें रिब्स केज होती हैं, ना ही हम उसमें किसी भी प्रकार की हड्डियों को देख पाएंगे। इसी वजह से मस्कुलर ऑर्गन जितने भी हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं। हम हमारी जीभ को हमारे माउथ के अंदर कहीं भी रोटेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। हमारे मुंह की जो सफाई हमारी जो जीभ कर पाती है वो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए वजह से कर पाती है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमें जीभ के बारे में भी करना है। जैसे जीभ आपको मैं दिखा देता हूँ, ये जीभ है, ठीक है। इस जीभ में किसी भी प्रकार की कोई भी हड्डी नहीं है। अब इस जीभ को हम मस्कुलर ऑर्गन कह रहे हैं क्योंकि कोई हड्डी है ही नहीं। अच्छा, इसकी एक बात बता दूं मैं आपको, हमारे माउथ में बकल कैविटी के नीचे की तरफ जो हड्डी पाई जाती है, इसी से ही वो जीभ को, ये हड्डी उस जीभ को पकड़ के रखती है। जीभ में कोई हड्डी नहीं है, लेकिन इस जीभ के नीचे की तरफ एक हड्डी पाई जाती है, ये जीभ को पकड़ के रखती है। ये हड्डी जो जीभ को पकड़ करके रखती है, इस हड्डी को हम कहते हैं हायोड हड्डी। इस हड्डी का नाम है हायोड। अब ये हायोड हड्डी क्या करती है, अगर ये हड्डी जो हमारे गले में है जिसको हम हायोड कह रहे हैं, अगर ये ब्रेक हो जाए, अगर ये टूट जाए, तो या तो हमारी जो जीभ होगी या तो वो बाहर आ जाएगी, या खाना खाते वक्त वो हमारे शरीर में अंदर की तरफ चली जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो हमारी जीभ है, इसके टेस्ट, आप हमें पता है कि भाई सेंसरी ऑर्गन है तो ये टेस्ट का सेंस देगी। तो इसमें कुछ काफ़ी सारे बर्ड्स पाए जाते हैं। बर्ड्स मतलब कुछ कलिकाएं ऐसी पाई जाती हैं जो टेस्ट का सेंस कराती है। अब सबसे पहले नीचे जो बर्ड है, ये हमें स्वीट टेस्ट का सेंस कराती है, जो मीठा स्वाद है उसका पता कराती है। अब इसके ऊपर दोनों तरफ जो बर्ड्स हैं, ये हमें साल्ट टेस्ट का सेंस कराती है, जो नमकीन स्वाद हम खा रहे हैं उसका पता कराती है। इसके ठीक ऊपर की तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो बर्ड है ये हमें खट्टेपन का फील कराती है। खट्टेपन का जो टेस्ट है उसका सेंस कराने के काम करते हैं। इससे ठीक ऊपर आप देखें तो यहाँ पर जो ये जो बर्ड्स हैं किनारे पर, ये बर्ड्स हमें बिटर टेस्ट का सेंस कराते हैं। बिटर मतलब कड़वे टेस्ट। जो ऊपर की तरफ आपको ये हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये हिस्सा हमें गार्लिक ऑनियनिक टेस्ट का सेंस कराता है। जैसे कि हम प्याज खा रहे हैं, अदरक खा रहे हैं, और हम जैसे लहसुन खा रहे हैं, इसके स्वाद का हमें सेंस कराता है, इसके स्वाद का हमें पता चल जाता है। अब देखिए दोस्तों, हम जो खाना खाते हैं उसे हम दांतों की सहायता से छोटे छोटे टुकड़ों में चेंज करते हैं। ये टुकड़ों में बदल जाता है खाना, और टुकड़ों में बदल करके जीभ के ऊपर रहता है। अब जीभ के 3 तरफ, यानी कि जीभ के पीछे, जीभ के नीचे और दोनों गालों की तरफ सैलिवरी ग्रंथि, या इनको बोलें लार ग्रंथि उपस्थित होती है। सैलिवरी ग्लैंड जिसको वो कहते हैं, ये सैलिवरी ग्लैंड अपने अंदर से सलाइवा को रिलीज करती है। ये लार उस टुकड़े में आए भोजन पर गिरती है, जो दांतों से टुकड़ों में बदल गए थे उस भोजन के ऊपर ये लार गिरती है, जिससे उस भोजन का डाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है।
जीभ क्या करती है? जीभ उस भोजन को इधर से उधर पूरे बकल कैविटी के अंदर घुमाती रहती है। दूसरा, जीभ जब खाया गया भोजन है उसके अंदर स्टोर्च कितना है, उसके अंदर जो स्टोर्च आया था उसका भी एब्जॉर्प्शन करती है। आपने फील किया होगा कि जब हम खाना खा लेते हैं तो खाना खाने के बाद हमारी जो जीभ होती है वो वाइट कलर की दिखाई देती है, क्योंकि स्टोर्च का एब्जॉर्प्शन करती है और उसकी वजह से जीभ के ऊपर एक वाइट कलर की लेयर चढ़ जाती है। अब ये जो खाना हमने खाया उसका डाइजेशन हुआ। हम जो खाना खाते हैं उसमें काफ़ी सारे पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, पोषक तत्व और भी होते हैं। उसमें से जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसके 70% हिस्से का डाइजेशन हमारे बकल कैविटी में हो जाता है, लार्स से, सलाइवा से। जो सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवा बाहर निकल रहा था उसकी वजह से 70% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन सलाइवा अपने अंदर 95% जल और 5% दो प्रकार के एंजाइम रखता है, क्योंकि आपको पता है हमारे भोजन का डाइजेशन करने में सबसे बड़ा हाथ किसका होता है? एंजाइम्स और जूसेस का। तो एंजाइम क्या करता है? वो उस भोजन के ऊपर आकर के गिरता है। और आपको मैंने बताया था कि सलाइवा के अंदर 90% क्या है? वाटर। अब सलाइवा में 95% वाटर है, सॉरी, और 95% वाटर के साथ साथ 5% एंजाइम्स हैं, जिसमें एमाइलेज एंजाइम आता है, जिसमें टाइलिन एंजाइम आता है। ये दो एंजाइम्स जो हैं, ये दो एंजाइम मिल करके और 95% वाटर मिल करके एक पदार्थ बनाता है, एक मैटर बनाता है। इस मैटर को हम बोलते हैं सलाइवा। ये सलाइवा उस भोजन के टुकड़ों पर आकर के गिरता है, जिससे भोजन गीला हो जाता है, लुगदीनुमा हो जाता है। इस लुगदीनुमा भोजन को हम कहते हैं बोलस फूड। अब ये बोलस फूड बकल कैविटी में आगे की तरफ बढ़ता है। बकल कैविटी में आगे की तरफ ये बोलस फूड जब जाता है तो उसे बकल कैविटी के लास्ट छोर पर मिलता है एपिग्लोटिस। आप इस स्ट्रक्चर में देख रहे होंगे, ये एपिग्लोटिस जो कि प्लेनर स्ट्रक्चर दिख रही है, ये एपिग्लोटिस है। ये एपिग्लोटिस ये डिसाइड करके रखता है कि जो हम भोजन खा रहे हैं वो भोजन विंड पाइप में ना जा पाए, और जो हम सांस ले रहे हैं वो हमारे ओइसोफेगस में ना जा पाए। यानी कि ये सांस को आहार नलिका में जाने से रोकता है और भोजन को श्वसन नलिका में जाने से रोकता है। इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होती है, जैसे ही भोजन इसके ऊपर आकर के गिरता है तो भोजन इसके ऊपर आकर के जैसे ही गिरेगा तो ये भोजन को सीधा आहार नलिका में भेज देगा। जैसे कि आपको मैं एक स्ट्रक्चर के जरिए दिखा रहा हूँ कि जैसे इसके ऊपर प्रेशर जनरेट होता है एपिग्लोटिस के ऊपर, तो वहाँ से ये जो बोलस फूड है वो सीधा का सीधा कहाँ चला जाता है? आइसोफेगस में। और जो ली गई सांस है वो जाती है हमारे विंड पाइप में। जब भोजन नहीं आ रहा होता है तो ये ढक्कन वापस खुल जाता है, जिसकी वजह से सांस विंड पाइप में जाती रहती है, और जब भोजन आता है तो ये ढक्कन बंद हो जाता है, जिसकी वजह से विंड पाइप बंद हो जाता है और वो जो भोजन लिया गया भोजन है वो आहार नलिका में जा सकता है। तो एक प्रकार से एपिग्लोटिस जो होता है ये एक प्रकार से ढक्कन का काम करता है। ठीक है दोस्तों, वहाँ से हमारा फूड एपिग्लोटिस में आता है और एपिग्लोटिस उस फूड को फूड पाइप में यानी कि इसोफेगस में अंदर भेज देता है। अब बात करते हैं इसोफेगस की, कि इसोफेगस क्या है? यानी कि आहार नलिका, ऐसी नलिका जिसमें आहार निकलता है, होकर के जाता है, उस नलिका को आहार नलिका कहते हैं। अच्छा, हमारी जो इसोफेगस होती है इसकी जो लेंथ होती है ना वो होती है 25 सेंटीमीटर। इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। यानी कि हमारे इसोफेगस की लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 25 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, इसोफेगस की लंबाई के बाद जब भोजन इसोफेगस के अंदर आता है एपिग्लोटिस से होकर के, तो इसोफेगस उस भोजन को एक प्रक्रिया के द्वारा आगे की तरफ ट्रांसफ़र करती जाती है। ठीक है। जैसे सांप किसी चीज़ को निगलता है तो आपने देखा होगा सांप का हिस्सा कुछ कुछ मोटा हो जाता है, फिर धीरे धीरे उसके ऊपर प्रेशर जनरेट करता जाता है, उस फूड के ऊपर प्रेशर जनरेट करता जाता है, जिसकी वजह से वो फूड पीछे की तरफ खिसकता चला जाता है। सेम इसी प्रकार से हमारे, या हम इसको ये बोले कि जब फूड जैसे ही इसोफेगस के अंदर गया तो फूड क्रमाकुंचन गति करता है। क्रमाकुंचन जैसे कैंचुआ गति करता है ना, सेम इस प्रकार से प्रेशर पीछे की तरफ बनाता है, जिसकी वजह से वो आगे जा पाता है। इस प्रकार से यदि जैसे मैंने किसी पाइप के अंदर, एक मेरे पास पाइप है, उसके अंदर मैंने कोई चीज़ डाल दी, अब मैं पीछे वाले हिस्से को दबाता जाऊँगा तो वो चीज़ आगे बढ़ती जाएगी, मतलब पीछे से प्रेशर डालूंगा तो वो आगे बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार से ही भोजन हमारी इसोफेगस में आगे की ओर गमन करने लगता है। अच्छा, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रमाकुंचन गति। ये प्रोसेस जिसके अंदर हमारा फूड क्रमाकुंचन गति करता हुआ आगे बढ़ता है, उसे हम क्रमाकुंचन, या हम इसको बोलते हैं
पेरिस्टलाइसिस प्रोसेस। पेरिस्टलाइसिस प्रोसेस वह क्रिया जिसके अंदर हमारा जो फूड होता है वो धीरे धीरे प्रेशर बनने की वजह से आगे की तरफ जाता है, ऐसी प्रोसेस पेरिस्टलाइसिस प्रोसेस कहलाती है। तो जैसे ही एपिग्लोटिस से फूड ईसोफेगस के अंदर आता है तो ईसोफेगस के अंदर वह फूड पेरिस्टलाइसिस प्रोसेस के द्वारा धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता जाता है और आगे की तरफ बढ़ करके सीधा एंटर करता है हमारे स्टोमच में। अब बात करते हैं स्टोमच की कि स्टोमच क्या काम करता है। जो फूड हमारे स्टोमच में आ जाता है तो उसके साथ क्या होता है उसकी बात करनी है। जैसे ही फूड हमारे स्टोमच के अंदर आता है, ठीक है, हमारा जो स्टोमच है वो क्या भूमिका निभाता है, यानी कि अमाशय। देखिए सबसे पहले स्टोमच की बात कर लेते हैं। स्टोमच की जो शेप होती है वो जे आकार की होती है। कैसी शेप होती है इसकी? जे आकार की। इसका जो वॉल्यूम होता है ना वो होता है 1 to 3 लीटर। इसके अंदर हम 1 से 3 लीटर तक कोई भी चीज़ भर सकते हैं। इसका मतलब हमारा जो अमाशय है उसका जो आयतन है ना वो 1 से 3 लीटर तक है। उसके अंदर 1 से 3 लीटर तक हम कोई भी चीज़ रख सकते हैं। हम खाना खाते हैं तो वो खाना जैसे ही अमाशय के अंदर आता है तो समथिंग हम 1 से 3 लीटर तक खाना इसके अंदर डाल सकते हैं, इतना इसका वॉल्यूम होता है। आगे बात करें, मैंने आपको बोला कि अमाशय के कितने भाग होते हैं। अमाशय के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? पहला भाग कार्डिक भाग, ठीक है। दूसरा भाग फंडिस भाग, ठीक है। तीसरा भाग प्लोरिक भाग। तीनों के तीनों भाग ही किसके होते हैं? तीनों के तीनों भाग अमाशय के होते हैं, जिसमें से कार्डिक भाग अमाशय के बाईं ओर स्थित होता है, फंडिस भाग अमाशय के बीचों बीच स्थित होता है और प्लोरिक भाग अमाशय के दाईं तरफ स्थित होता है। हमारे पेट में अमाशय फेफड़ों के नीचे पाया जाता है, फेफड़ों के जस्ट नीचे की तरफ बाईं ओर स्थित होता है और अमाशय के अंदर बायां भाग कार्डिक भाग होता है, ये दायां भाग होता है, ये दायां भाग है, ठीक है, ये बायां भाग है और ये मध्य भाग है, इन दोनों के बीच का भाग है। अब बात यहाँ पर ये आती है, क्वेश्चंस कभी ये पूछे जाते हैं कि हमारे अमाशय का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। तो हमारे अमाशय का सबसे बड़ा भाग कार्डिक भाग होता है, जो बाईं भाग होता है, ये सबसे बड़ा भाग है अमाशय का। अमाशय का बड़ा भाग कार्डिक भाग होता है, जबकि प्लोरिक भाग अमाशय का छोटा भाग होता है। अमाशय का छोटा भाग होता है, ठीक है। ये बड़ा भाग होता है, ये छोटा भाग होता है और ये बीच का होता है, दोनों के बीच का होता है। तो ना तो ये बड़ा होता है ना ही ये छोटा होता है, ठीक है। अच्छा, इसके आगे हमारा जो अमाशय है, एक बार रिपीट कर लेते हैं। इसकी शेप कैसी होती है? जे आकार की। इसकी जो शेप होगी वो जे आकार की होती है। वॉल्यूम इसका 1 से 3 लीटर होता है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, कार्डिक, फंडिस और प्लोरिक। सबसे बड़ा भाग अमाशय का कौन सा होता है? कार्डिक। और सबसे छोटा प्लोरिक। हमारे अमाशय के अंदर ग्लैंड पाई जाती है जो आए हुए भोजन को पचाती है, ठीक है। अच्छा, अब जो फूड पाइप से यानी कि ईसोफेगस से जो भोजन पेरिस्टलाइसिस प्रोसेस द्वारा एंटर करता है इस अमाशय के अंदर, तो अमाशय के अंदर वो भोजन समथिंग 1.5 से 2 घंटा यूं का यूं ही पड़ा रहता है, एज इट इज़, ऐसे कैसे ही पड़ा रहता है, ठीक है ना। भोजन हमारे अमाशय में 1.5 से 2 घंटा तो यूं का यूं पड़ा रहता है। फिर हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं वो उसका संदेश, उसका सिंबल हमारे माइंड तक लेकर जाते हैं। माइंड इसका विश्लेषण करता है और विश्लेषण करने के बाद हमें पता पड़ता है कि माइंड ये कहता है कि न्यूरॉनों को वापस वो संदेश देता है और न्यूरॉन से ये बोलता है कि आप जाइए और उस अमाशय के अंदर उन ग्लैंड्स से ये बोलिए कि वो एक्साइटेड हो जाए और एक्साइटेड होकर के उन हार्मोन्स, एंजाइम्स या जूस को रिलीज़ करे जिनकी वजह से आए हुए भोजन को वो पचा पाएंगे। तो तब तक ये भोजन नहीं पचता, तब तक कि ऊपर से न्यूरॉन्स वापस उस संदेश को, इसके अंदर जो ग्रंथियाँ होती है उसमें से जो हार्मोन्स, एंजाइम्स और जूस वगैरह निकलते हैं उनको आकर के ना बोले। तो विश्लेषण के बाद ये संदेश वापस न्यूरॉन इन ग्लैंड्स को दे देते हैं। वो ग्लैंड्स क्या करती हैं? अपने अंदर से एंजाइम बना करके इनके ऊपर स्रावित करती है, अपने अंदर से हार्मोन्स बना करके डालती है। अधिकतर एंजाइम्स होते हैं जो इनके ऊपर गिरते हैं और एंजाइम्स के गिरने की वजह से फिर ये बाद में भोजन धीरे धीरे डाइजेस्ट होना स्टार्ट होता है। अब बात यहाँ पर ये करनी है कि स्टोमच के अंदर जो भोजन आ गया, जो 1.5 से 2 घंटे वो उसके अंदर पड़ा रहा, न्यूरॉनों ने माइंड के पास उस संदेश को पहुँचाया। संदेश पहुँचाने के बाद वो वापस न्यूरॉनों को आया, न्यूरॉनों ने वापस उन ग्रंथियों को दिया। अब बात यहाँ पर ये आती है कि वो ग्रंथियाँ कौन सी है जो एंजाइम्स बनाती है और उस भोजन को पचाती है। तो अमाशय के अंदर ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम है गैस्ट्रिक ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, जिसको हम बोलते हैं जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथियाँ, गैस्ट्रिक
गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जठर ग्रंथियाँ। ये जठर ग्रंथियाँ अपने अंदर से हार्मोन्स रिलीज करती है, एंजाइम्स बनाती है। ये जठर ग्रंथियाँ भोजन के आ जाने के बाद HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड की फॉर्मेशन करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बनाती है और बनाने के बाद उस भोजन के ऊपर स्रावित करती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो पीएच हमारे आमाशय के अंदर होती है, इसकी पीएच हमारे अंदर 1.5 से लेकर के 1.8 तक होती है। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो HCl एसिड को रिलीज़ करती है उसकी पीएच हमारे आमाशय के अंदर, स्टोमच के अंदर कितनी होती है? तो 1.5 टू 1.8 पीएच इसकी होती है। ठीक है, कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इस वजह से इसकी पीएच हमेशा जो जितना स्ट्रॉन्ग होगा उसकी पीएच उतनी कम होगी, इस वजह से इनकी पीएच कम है। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रही है, इसके साथ साथ और भी एंजाइम्स बनाती है। जैसे इसके साथ साथ बना लिया हमने, जैसे पेप्सिन एंजाइम बनाती है, ये एंजाइम है। ठीक है, रेनिन बनाती है, रेनिन एंजाइम। ठीक है, लाइपेज एंजाइम बनाती है, लाइपेज एंजाइम बनाती है। तो ये कुछ एंजाइम हमारी एक जठर ग्रंथि है यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बनाती है। अब जो भोजन ऊपर से आइसोफेगस से स्टोमच के अंदर आया, तो उसके साथ साथ क्या होता है, कई बार क्या होता है, कई लोग हैं ना भोजन ज़्यादा खा लेते हैं। ठीक है, और आपने ये भी सुना होगा कि भोजन खाने के बाद अगर ज़्यादा भोजन खा लेते हैं तो उसको एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी होने का रीज़न क्या है? हम जब एक लिमिटेड भोजन खाते हैं, जैसे रोज़ हम डेली रूटीन में जितना भोजन खा रहे हैं उतना खाते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो ये इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन जैसे किसी शादी में चले गए या किसी दिन आपने इतना ज़्यादा खाना खा लिया, ठूस लिया, तो उस समय क्या होगा? उस समय ये वेरीफाई नहीं कर पाते। उस समय हमारा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये उस फूड की वैल्यू को, उसकी क्वांटिटी को वेरीफाई नहीं कर पाता है। तो उस कंडीशन में ये कुछ ज़्यादा मात्रा में निकलने लगता है, क्योंकि उसको डाइजेस्ट करना है तो ज़्यादा मात्रा में निकलने लगता है। और ये ज़्यादा मात्रा में निकलता है तो इसकी पीएच का मान उतना ही घटता जाता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, जितना ज़्यादा निकलेगा उसकी पीएच और भी घटेगी। तो इसकी जो पीएच होती है वो 1.5 एंड 1.8 से और भी कम होती जाती है, जिसकी वजह से हमें एसिडिटी की नौबत आ जाती है, हमारे अंदर एसिडिटी होने लगती है, जिसको हिंदी में अपच या अम्लता कहते हैं। उस कंडीशन में हम बाहर से बेसिस का यूज़ करते हैं, जैसे इनो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, उसको हमें कंट्रोल में करना है। ठीक है, क्योंकि ऊपर से बेस लेंगे, नीचे एसिडिटी बन रही है तो एसिड की मात्रा ज़्यादा है पेट के अंदर, तो ऊपर से बेस जाकर के एसिड से रिएक्शन करता है, जिससे ये दोनों न्यूट्रल हो जाते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है इन दोनों के बीच में, जिससे जो जलन हो रही थी वो रुक जाती है। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड भोजन को पचाने का काम करेगा, जो ऊपर से भोजन आया है। अच्छा, एक बात और आती है, एक वर्ड आता है काइम, काइम। ये काइम क्या चीज़ है? जैसे ऊपर से मैंने बोला कि भाई कार्बोहाइड्रेट का तो डाइजेशन हमारे लार रस द्वारा हो जाता है, जैसे कि टॉयलिन और एमाइलेज एंजाइम इनका कर लेते हैं डाइजेशन। ठीक है, उनका डाइजेशन कर लेते हैं। तो काइम क्या चीज़ है? ऊपर से जो 30% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं हो पाया था, 70% डाइजेशन हुआ था कार्बोहाइड्रेट का, तो 30% अपचित कार्बोहाइड्रेट नीचे। और उसके साथ साथ मैंने बोला वहाँ टाइलिन और एमाइलेज एंजाइम केवल और केवल कार्बोहाइड्रेट का ही डाइजेशन करेंगे, बाकी वसा, प्रोटीन और ऑयली जितने भी हैं, वसा, प्रोटीन, विटामिन, इनका वो पाचन नहीं करेंगे, तो वो बच जाते हैं, वो अपचित भोजन है। कुछ पचित भोजन है, तो वो दोनों के दोनों आमाशय के अंदर आकर के रुके। ठीक है ना, तो ऐसा भोजन जो पचित हुआ पड़ा है और ऐसा भोजन जो भी अपचित है, पचित और अपचित भोजन जब दोनों मिलते हैं तो उन दोनों के मिलने की वजह से जो भोजन बना, उस भोजन को हम बोलेंगे काइम फूड, उसे हम बोलेंगे काइम फूड। ऐसा भोजन कहलाता है काइम फूड। ठीक है, तो पेपर में कभी पूछा जाए कि काइम फूड क्या है, तो हम बोलेंगे पचित और अपचित भोजन का मेल या मिक्सअप क्या कहलाता है? काइम फूड। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्या आपको पता है जब हम खाना खाते हैं तो हमें एडवाइस दी जाती है कि पानी मत पीजिएगा, दी जाती है कि पानी मत पीजिएगा। क्यों दी जाती है ऐसी एडवाइस? क्योंकि जब आपके स्टोमच के अंदर खाना आकर के ठहरता है तो एसिड उसके ऊपर उसको डाइजेस्ट करने के लिए निकलता है। जैसे ही आप खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो कंसंट्रेशन है, उसकी जो सांद्रता होती है वो कम हो जाती है। वो तो अपनी वैल्यू से निकल ही रहा है, जिसका मान जितना है वो निकल ही रहा है। लेकिन जब आप ऊपर से पानी पी लेंगे
तो जो खाना जल्दी से डाइजेस्ट हो जाना चाहिए था वो पानी पीने के बाद जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पानी आए हुए भोजन पानी पीने की वजह से जो एसिड हमारे स्टोमच में से निकल रहा था, एक सेकेंड, जो हमने खाना खाया और खाना खाने के बाद तुरंत हमने पानी पी लिया, तो हमें पता है कि स्टोमच से गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या कर रही हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रही हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज़ कर रही हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जैसे ही पानी जाकर के मिलेगा तो इसकी जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, वो कम होती जाती है। पानी मिक्सअप हो जाने की वजह से इसका जो प्रभाव होता है उस भोजन के ऊपर वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो भोजन डाइजेस्ट नहीं हो पाता। इस वजह से सलाह यही दी जाती है कि खाना खाने के बाद पानी ना पिएं, ठीक है। पीने ना पीने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये है कि आपका डाइजेशन थोड़ा टाइम से नहीं हो पाएगा। जो टाइम, मान लीजिए हमारे स्टोमच के अंदर डाइजेशन, या हम ये बोले हमारे द्वारा खाना खाने के बाद वो फूड कितने टाइम में डाइजेस्ट हो जाता है, तो उस फूड को डाइजेस्ट होने में करीब करीब 3 से 4 घंटे लगते हैं, करीब करीब 3 से 4 घंटे लगते हैं। और बाय द वे हमने पानी पी लिया तो पानी पीने के बाद वो टाइम लिमिट बढ़ जाती है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कंसंट्रेशन कम हो चुकी है, पतला हो गया है, तो वो प्रभाव कम दिखाएगा, इफेक्ट कम डालेगा, उसको डाइजेस्ट थोड़ा लेट करेगा, कम करेगा डाइजेस्ट स्टार्टिंग में। तो ये आपको सलाह दी जाती है कि खाना खाने के बाद तुरंत पानी ना पिएं। अच्छा, यहाँ तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की हमने काम पढ़ ली है। क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एंजाइम है या एक एसिड है? ये एसिड नहीं है, ये एसिड नहीं है, ये वो एंजाइम है जो नेचुरली आपके शरीर में आता है। जब आप जन्म लेते हैं तो जन्म लेने के तुरंत आपको पहले से ही ये एसिड दिया जाता है आपके पेरेंट्स के द्वारा, ठीक है, आपके जन्म होने पर। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस्ट्रिक ग्लैंड से बनने वाला एक एंजाइम है, ये भी एक एंजाइम है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं पेप्सिन की। पेप्सिन किस चीज़ का? हम जो खाना खा रहे थे उसमें कार्बोहाइड्रेट का कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन किसने किया था? डाइजेशन सैलिवरी ग्लैंड से निकलने वाले टाइलिन और एमाइलेज एंजाइम्स ने किया था, ठीक है। इसके बाद बात करें पेप्सिन की। अब जो कार्बोहाइड्रेट के बाद जो प्रोटीन्स, विटामिन्स, वसा, ठीक है, आदि जो रह जाते हैं, उनका फिर डाइजेशन कौन करता है? मैंने बोला कि जठर ग्रंथियाँ तो काफ़ी सारे एंजाइम्स बाहर निकाल रही है, उसमें से एक होता है पेप्सिन। पेप्सिन भोजन के अंदर जो प्रोटीन हम खाते हैं, भोजन के अंदर जो हम प्रोटीन खाते हैं, तो प्रोटीन का डाइजेशन कौन करता है? पेप्सिन एंजाइम करता है, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट का भी डाइजेशन हो गया, प्रोटीन का भी हो गया। इसके बाद रेनिन क्या करता है? जो हम मिल्क पीते हैं, ठीक है, मिल्क पी रहे हैं, ठीक है, खीर खा रहे हैं, तो मिल्क प्रोडक्ट जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उसका डाइजेशन कौन करेगा? रेनिन एंजाइम करेगा। लाइपेज एंजाइम क्या करता है? हम जो वसा खाते हैं, ऑयली चीज़ें खाते हैं, फैट्स इंक्रीजेबल चीज़ें खाते हैं, उनका जो डाइजेशन होता है वो लाइपेज एंजाइम द्वारा होता है। जो हम तली हुई चीज़ें खा रहे हैं, उनका जो तली हुई चीज़ों को जो डाइजेस्ट करेगा वो उसका नाम है लाइपेज एंजाइम। तो ठीक है, तो ऑयली फूड जो होता है, ऑयली जो फूड होता है उसका डाइजेशन किसके द्वारा होता है? लाइपेज एंजाइम के द्वारा होता है। तो अब हमारे शरीर के अंदर, हमारे स्टोमच के अंदर जो भी हमने खाना खाया वो आकर के रुका, उसके अंदर देखो कार्बोहाइड्रेट का तो पहले ही डाइजेशन हो चुका था, बचे कौन? प्रोटीन, मिल्क, ऑयली फूड, विटामिन्स वगैरह। तो उनका जो डाइजेशन होगा वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज इनके द्वारा होने लगता है, ठीक है। इसके बाद जो खाना बच जाता है, जो पचित नहीं हो पाता है, वेस्ट प्रोडक्ट जो बच गया, पचित मतलब जो डाइजेस्ट हो चुका था, उसके अंदर जो आवश्यक चीज़ें होती हैं डाइजेस्ट होने के बाद, उसमें से जो हमारे शरीर को, हमारी बॉडी के लिए आवश्यक चीज़ें होती हैं वो रख ली जाती है, और बाद में जो वेस्ट प्रोडक्ट बना, पचने के बाद जो अपशिष्ट भोजन बना, वो आगे की तरफ धकेल दिया जाता है। तो स्टोमच में भोजन फिर आगे की तरफ जाता है, ठीक है। अच्छा, कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि हमारे स्टोमच में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो जब ये निकलता है तो हमारा आमाशय जलता क्यों नहीं है? आ रही बात समझ में? हमारा आमाशय जलता क्यों नहीं है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर इस एसिड को ऊपर से अगर अपन हाथ पर डालें तो हमारा हाथ तो जल जाएगा, स्किन सारी ख़राब हो जाएगी। फिर भी ये हमारा आमाशय क्यों नहीं जलता, इसके बारे में बात करूँ तो हमारा जो स्टोमच होता है उसके अंदर एक लेयर होती है, 2 लेयर होती हैं, जहाँ से एक तो ये जिसे हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की लेयर, एक होती है लेयर जहाँ जिसे हम बोलते हैं म्यूकोसा लेयर, ठीक है। म्यूकोसा लेयर क्या करती है? जितनी मात्रा में एसिड बाहर निकलता है उतनी मात्रा में म्यूकोसा लेयर बेस को बाहर निकालती रहती है, ठीक है। फिर एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करने के बाद न्यूट्रलाइज हो जाता है।
बाय द वे वहाँ से भी जब कभी ज़्यादा भोजन खा लेते हैं, मैंने बोला कि एसिडिटी हो जाती है, तो कई बार क्या होता है उस समय हमारे लीवर के जो पित्त की थैली है जिसमें से बोइल जूस निकलता है गोल ब्लेडर से, यह भी बेस को रिलीज़ करता है। बोइल जूस एक बेस होता है जो उस एसिड के ऊपर जाकर के उसके साथ रिएक्शन करता है और उसे न्यूट्रलाइज करता है। तो दो तरीके हैं जिनकी वजह से हमारा जो एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये न्यूट्रलाइज हो जाता है। ना तो बेस का मान ज़्यादा हो पाता है, ना एसिड का मान ज़्यादा हो पाता है ना। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आगे की। देखिए अब बात करते हैं यकृत की। जैसे ये भोजन यानी कि लीवर, जैसे भोजन अमाशय के आगे वाले भागों की तरफ पहुंचता जाता है तो फंडिस भाग से होता हुआ वो जाता है प्लोरिक भाग के अंदर। प्लोरिक भाग का संबंध दो चीज़ों से होता है, दो ग्रंथियों से होता है। प्लोरिक भाग का संबंध दो ग्रंथियों से होता है। एक तो होती है यकृत ग्रंथि जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है यकृत। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का जो नाम है वो होता है यकृत। तो आपसे पूछे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है तो उसका नाम हम बोलेंगे यकृत ग्रंथि, लार्जेस्ट ग्लैंड्स इन आवर बॉडी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं प्लोरिक भाग का दूसरा संबंध होता है अग्नाशय ग्रंथि से। तो एक तरफ अग्नाशय ग्रंथि लिख देता हूं, ठीक है, पैंक्रियास ग्लैंड, ठीक है, पैनक्रियास ग्लैंड, और एक है यकृत ग्रंथि। अब इन दोनों की बात हमको इसमें करनी है। जब भोजन प्लोरिक भाग में आता है तो उस समय यकृत ग्रंथि में पित्त की थैली होती है जिसे पित्ताशय कहते हैं। ये पित्ताशय एक रस निकालता है। यह पित्ताशय जिसे हम गोल ब्लेडर कहते हैं, ये एक रस निकालता है या एक जूस निकालता है। उस जूस को हम बोलते हैं बोइल जूस, जिसे हम पित्त रस कहते हैं। पित्त रस की जो प्रॉपर्टी होती है ये कैसा होता है, ये बेसिक होता है। बेसिक यानी कि क्षारीय प्रॉपर्टी होती है, क्षारीय गुण का होता है। इसी वजह से जो एसिड जो ज़्यादा हो जाता है तो कई बार ये इसको कंट्रोल कर लेता है बॉइल जूस, जिससे हमारा जो अमाशय होता है वो नहीं जलता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये भी उठ रहा होगा, अब एसिडिटी हो जाती है तो क्यों नहीं कंट्रोल होते हैं? कि जब ये बेसिक्स इसके अंदर जो म्यूका लेयर थी वो भी बेस निकाल रही है, लीवर के अंदर जो गोल ब्लेडर है वो भी बेस निकाल रहा है। तो जब हम जब खाना खा लेते हैं तो हमें एसिडिटी हो जाती है, ज़्यादा खाना खाने की वजह से, तला हुआ खाना खाने की वजह से, मिर्च मसालेदार वाला खाना खाने की वजह से हमें जब एसिडिटी हो जाती है तो फिर वो भी न्यूट्रलाइज हो जाने चाहिए थे इन दोनों की वजह से, म्यूकस लेयर की वजह से और पित्त रस से निकलने वाला बेसिक बॉइल जूस की वजह से। तो फिर भी हमें एसिडिटी क्यों रहती है? क्योंकि जब हम खाना ज़्यादा खा लेते हैं तो उस कंडीशन में एसिड ज़्यादा निकलता है। ठीक है, उस समय एसिड की जो वैल्यू होती है, क्वांटिटी जो होती है वो इन दोनों से ज़्यादा हो जाती है। समझ रहे हो? बॉइल जूस से और म्यूकसा लेयर से निकलने वाले बेस से, इनसे ज़्यादा हो जाती है। अब बेस तो रिएक्शन कर ही रहा है लगातार, उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वहाँ पर एसिड का मान ज़्यादा है जिसकी वजह से इनका कोई इफेक्ट उस एसिड पर नहीं पड़ पाता, जिसकी वजह से हमें एसिडिटी हो जाती है और उसके बाद हमें खट्टी डकार आने लगती है। तुरंत बाद हम इनो वगैरह कुछ ऐसा लेते हैं। इनो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का ही रूप होता है, उससे मिल करके बनता है। ठीक है, तो बॉइल जूस के काम क्या है? जो खाना अंदर आया, अच्छा मैंने आपको एक बात और नहीं बताई, उसके लिए सॉरी। जो खाना इस स्टोमच के अंदर आकर के ठहरता है ना, तो उसके अंदर जो भी बैक्टीरियाज होते हैं, मैंने बोला कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसके भी कुछ वर्क होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो पीएच होती है हमारे स्टोमच के अंदर वो होती है 1.5 से लेकर के 1.8। तो इतनी कम पीएच के अंदर कोई भी बैक्टीरिया ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाता, वो कुछ ही टाइम में नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, मर जाते हैं। अगर बाई चांस वो बैक्टीरिया बच गए, सर्वाइव कर गए उस पीएच के अंदर भी, तो वो बैक्टीरिया आगे जाते हैं प्लोरिक भाग में, वहाँ से बॉइल जूस निकलता है। बॉइल जूस उन बैक्टीरियाओं को, वो बेस होता है। ठीक है, वो एसिड था, एसिड की वजह से बच करके आ गए, तो बेस है, बेस भी बहुत खतरनाक चीज़ है। वो फिर उस आने वाले बैक्टीरियाओं को नष्ट कर देती है। उस फूड के अंदर जो बैक्टीरिया फिर भी बच के रखे आ जाते हैं तो उनको ये बॉइल जूस नष्ट कर देता है। प्लस यह यूरिया का निर्माण करता है, उसका डाइजेशन करने के बाद यूरिया का निर्माण करता है। ठीक है, और आपको बता दूँ, हमारे जो पथरी का निर्माण होता है वो यकृत के अंदर ही होता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन कहा जाता है कि तांबे और पीतल के बर्तनों में हमें खट्टे पदार्थों को नहीं खाना चाहिए। मैं आपको बता दूं क्लियर,
कि तांबे और पीतल के बर्तनों में हमें खट्टे पदार्थों को भी नहीं खाना चाहिए, जैसे दही, छाछ आदि नहीं पीनी चाहिए, सब्जी डाल करके भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ये रिएक्शन करते हैं तांबे से, और तांबे से रिएक्शन करने के बाद उसे लवणीय बना देते हैं, जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। हाँ, तांबे के और पीतलों के बर्तनों में हम पानी जरूर पी सकते हैं, क्योंकि वो न्यूट्रलाइज होता है, उससे हमारे शरीर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो पहले से ही न्यूट्रलाइज है, तो वो रिएक्शन नहीं हो पाती। कर भी लेगा तो कोई इसके इफेक्ट हमारे शरीर पर नहीं आ पाता है, तो हम पानी उससे पी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम जो खाना खा रहे हैं वो पिलोरिक भाग में आया पित्त, पित्ताशय से गोल ब्लेडर जो होता है वो बोइल जूस निकालता है, वो बोइल जूस आए हुए अपचित खाने के ऊपर आकर के गिरता है, उसके अंदर जितने बैक्टीरियाज बच करके आए थे उन्हें नष्ट कर देता है, उस खाने पर गिर करके उसे डाइजेस्ट करता है, और डाइजेस्ट करने के बाद उसे यूरिया में कन्वर्ट करता जाता है, यूरिया बनाता जाता है। ठीक है ना, तो यूरिया का निर्माण करेगा और उसके अंदर आने वाले बैक्टीरिया उसको मारेगा। इसके बाद बात करते हैं पैनक्रियाज ग्लैंड की। पैनक्रियाज ग्लैंड एक मिश्रित ग्रंथि होती है, यह एक मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि क्या होती हैं? ऐसी ग्रंथियाँ, मैंने आपको एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन बताया था। एंडोक्राइन अंतःस्रावी ग्रंथि जो केवल और केवल हार्मोन स्रावित करती है, जबकि बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ एक्सोक्राइन ग्रंथियाँ हैं जो एंजाइम और जूस दोनों को स्रावित करती हैं। तो अग्नाशय ग्रंथि क्या होती है? ये एंजाइम और जूस, एंजाइम और जूस दोनों को स्रावित करती है। अब दोनों को जो स्रावित करे तो ऐसी ग्रंथियाँ कहलाती है मिश्रित ग्रंथियाँ। ऐसी ग्रंथियाँ क्या कहलाती है? मिश्रित ग्रंथियाँ। तो हमारी जो पैंक्रियाज ग्लैंड होती है एक मिश्रित ग्रंथि होती है जो दो प्रकार के एंजाइम्स रिलीज करती है, हार्मोन प्लस एंजाइम। एक होता है इंसुलिन, इंसुलिन एंजाइम या इंसुलिन हार्मोन बोल सकते हैं इसे, और एक होता है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन एंजाइम। ठीक है, इंसुलिन एंजाइम, इंसुलिन हार्मोन के बारे में तो आपने पढ़ा है। इंसुलिन हार्मोन जो हम खाना खा रहे हैं उसके अंदर कितनी शर्करा है, इसमें कितना मीठापन है, ग्लूकोज कितना है, ग्लूकोज की जो वैल्यू होती है उसको कंट्रोल करता है, ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, जिससे हमें शुगर ना हो पाए, मधुमेह रोग ना बन पाए। ठीक है, डायबिटीज़ ना हो पाए, तो डायबिटीज़ ना हो इस वजह से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। अगर इंसुलिन हार्मोन नहीं निकलता या इसकी मात्रा कम हो जाए और हम ज़्यादा मीठा खा लें तो इंसुलिन हार्मोन की मात्रा उस समय कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमें शुगर वगैरह हो सकते हैं। ठीक है, ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है? जो खाना आया था ऊपर से उसके अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं, जो बोलस फूड ऊपर से आया था मतलब पचित होकर के, उस बोलस फूड के अंदर से जो अपचित भोजन या अपचित जो प्रोटीन्स होते हैं, मैंने बोला अपचित प्रोटीन का डाइजेशन करता है कौन? अपचित भोजन का या अपचित प्रोटीन, अपचित जो प्रोटीन्स होते हैं अपचित प्रोटीन का डाइजेशन करेगा ट्रिप्सिन एंजाइम। और ये ट्रिप्सिन एंजाइम अपचित भोजन या अपचित प्रोटीन का जो डाइजेस्ट करता है, ये करता है किसकी फॉर्म में? ये करता है एमिनो अम्ल की फॉर्म में। ये एमिनो अम्ल बनाता है प्रोटीन का, ये डाइजेशन करता है और डाइजेशन करने के बाद उन प्रोटीन्स को एमिनो अम्ल में चेंज करता है। एमिनो अम्ल हमारे शरीर के लिए आवश्यक पदार्थ होते हैं जो शरीर की वृद्धि और विकास के लिए सहायक होते हैं। ठीक है, तो ट्रिप्सिन एंजाइम अपचित भोजन में से जो अपचित प्रोटीन थे उस प्रोटीन को एमिनो अम्ल में चेंज करता है मिश्रित। और इंसुलिन हार्मोन हमारे खाए गए खाने में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है जिससे शुगर ना हो पाए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आगे बात करते हैं। अब खाना वहाँ से आगे बढ़ता है यकृत और अग्नाशय ग्रंथि से। तो जैसे ही खाना अमाशय से निकल करके, पिलोरिक भाग से निकल करके, क्योंकि इन दोनों कंपार्टमेंट का काम हो गया, तो ये आगे निकलता है और आगे प्रवेश करता है छोटी आंत में। छोटी आंत का पहला भाग जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्रहणी। तो छोटी आंत भी कितने भागों में डिवाइड होती है? छोटी आंत 3 भागों में डिवाइड होती है। एक होती है ग्रहणी जिसको हम बोलते हैं ड्यूडेनम, एक होती है अग्रछुद्रांत्र, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं जेजुनम, एक होती है क्षुद्रांत्र जिसे बोलते हैं मिलम। ठीक है, तो जो ग्रहणी होती है वो सबसे पहला हिस्सा होती है, पिलोरिक भाग यानी अमाशय के लास्ट वाले भाग से भोजन, अपचित भोजन को ग्रहण करने वाली ड्यूडेनम ग्रहणी उस भोजन को ग्रहण करती है। छोटी आंत की बात करूं तो छोटी आंत हमारे शरीर में कुंडली नुमा, मतलब गुटमुट होकर के बीचों बीच, बड़ी आंत के बीचों बीच इकट्ठी होकर के गुटमुट कुंडली नुमा होकर के पड़ी रहती है। छोटी आंत जिसकी लंबाई शाकाहारियों में ज़्यादा होती है, क्योंकि शाकाहारी जो भोजन खाते हैं उसमें सेल्यूलोज की मात्रा ज़्यादा होती है जिसको पचाने के लिए लंबी आंतें काम में आती हैं। जो मांसाहारी जीव होते हैं उनकी छोटी आंत की लंबाई कम होती है क्योंकि मांस को पचाने के लिए कम
छोटी आंतों की ज़रूरत होती है। तो इस वजह से शाकाहारी जंतुओं की छोटी आंत बड़ी और मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई कम होती है। जनरली जो छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो 5 से 6 मीटर होती है, 5 से 6 मीटर तक हो सकती है, ठीक है। और ये 3 भागों में बटी होती है, कुंडली के रूप में हमारे बड़ी आंत के बीचों बीच लिपटी हुई होती है, बीचों बीच पड़ी हुई होती है। ग्रहणी का काम होता है कि पिलोरिक भाग से भोजन को लेना, और हमारे पूरे पाचन तंत्र में, इस पूरे पाचन तंत्र में छोटी आंत ही एक ऐसा हिस्सा है जो भोजन का सबसे ज़्यादा पाचन करती है, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा करती है, डाइजेशन ज़्यादा करती है, ठीक है। इसके बाद बात करें ग्रहणी से वो भोजन आगे बढ़ता है। ग्रहणी उसमें से जितने भी अपचित भोजन में से जितने भी आवश्यक पदार्थ होते हैं उन्हें लेती जाती है। छोटे छोटे सेल्स होती हैं जो इन वैसे जितने भी आवश्यक पदार्थ होते हैं उनको अपनी ओर एब्जॉर्ब कर पाए। तो छोटी आंत इसका एब्जॉर्प्शन करती है। छोटी आंत का जो ग्रहणी भाग होता है एब्जॉर्प्शन करने के बाद उससे भी जो अपचित भोजन होता है या जो छोटी आंत से नहीं पच पाता है तो वो चला जाता है जेजुनम के पास, यानी कि अग्र क्षुद्रांत्र के पास। इसके बाद वो चला जाता है अग्र क्षुद्रांत्र के पास। अग्र क्षुद्रांत के अंदर आंत्र कोशिकाएं मिलती है, आंत्र कोशिकाएं मिलती है, आंत्र कोशिकाएं जिन्हें हम बोलते हैं इंट्रोसाइट सेल्स, इन्हें बोलते हैं इंट्रोसाइट्स सेल्स। ये इंट्रोसाइट सेल्स क्या करती हैं? ये सारी की सारी सेल्स आए हुए अपचित भोजन के ऊपर टूट कर गिरती हैं, ठीक है। बहुत सारी सेल्स होती हैं आकर के गिरती है, जिससे भोजन फिर धीरे धीरे उस भोजन के ऊपर टूट कर गिरती है, जिससे भोजन पचने लगता है। जैसे ये टूट कर गिरेंगी तो भोजन फिर धीरे धीरे पचने लगेगा, और पचने के बाद ये इंट्रोसाइट सेल्स अपचित भोजन को, आपको मैं बता दूं, छोटी आंत का अग्र क्षुद्रांत वाला भाग, छोटी आंत का अग्र क्षुद्रांत वाला भाग ही सबसे ज़्यादा पाचन करता है, सबसे ज़्यादा भोजन का पाचन करता है। ये अग्र क्षुद्रांत जेजुनम वाला पार्ट सबसे ज़्यादा भोजन का पाचन करता है, ठीक है। अब पाचन हो जाने के बाद इसमें भी जो अपचित भोजन होता है वो चला जाता है आगे क्षुद्रांत्र के पास। कहाँ चला जाता है? क्षुद्रांत्र के पास, आगे वाले पाइप में चला जाता है, आगे वाली छोटी आंतों में चला जाता है। क्षुद्रांत क्या करता है? क्षुद्रांत उस भोजन में से विटामिन और लवण का अवशोषण करता है। क्षुद्रांत क्या करती है? उस अपचित भोजन में से जो विटामिन बच गए उनका डाइजेशन करेगी, और लवण जो बच गए उनका डाइजेशन और प्लस उनका अवशोषण, यानी कि अवशोषण व पाचन करती है। क्षुद्रांत विटामिन और लवणों का अवशोषण व पाचन करती है, ठीक है। क्षुद्रांत विटामिन और लवणों का पाचन करने के बाद उस भोजन को दे देती है बड़ी आंत को, उस भोजन को दे देती है बड़ी आंत को। अब बड़ी आंत की बात करें, बड़ी आंत की जो शेप की बात अगर मैं करूं तो इसकी शेप फिक्स होती है। इसकी जो शेप होती है बड़ी आंत की वो होती है उल्टे यू आकार की, ठीक है, उल्टे यू आकार की, ठीक है। किसकी? बड़ी आंत की। बड़ी आंत कौन? लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। अच्छा, इसकी लंबाई कितनी होती है? इसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है, 4.5 से 5 फीट के अक्रॉस होती है इसकी, ठीक है, लगभग इतना ही होती है। भोजन बड़ी आंत में आता है। बड़ी आंत क्या करती है? बड़ी आंत उस अपचित भोजन में से जितना भी जल होगा उसका एब्जॉर्प्शन कर लेगी। उस अपचित भोजन में से जितना भी जल होता है उसको खींच लेती है और उसको सुखा देती है, कठोर कर देती है सुखा करके। बड़ी आंत के अंदर कुछ बैक्टीरियाज पाए जाते हैं जो किण्वन क्रिया करते हैं, जो वायु की अनुपस्थिति में किण्वन क्रिया करते हैं, और उस किण्वन क्रिया का मतलब है जो अपचित भोजन आया था जल निकालने के बाद उस भोजन पर टूट कर गिरते हैं, और टूट कर गिरने के बाद उस भोजन को पचाते हैं, यानी कि उसको सड़ाते गलाते रहते हैं किण्वन क्रिया द्वारा। किण्वन क्रिया द्वारा वो भोजन सड़ गल जाता है, मल के अंदर बदल जाता है। मल के अंदर कन्वर्ट हो जाने के बाद वो भोजन बड़ी आंत से चला जाता है मलाशय के अंदर, यानी कि रेक्टम के अंदर, रेक्टम मलाशय के अंदर वो भोजन चला जाता है, ठीक है। मलाशय की जो लंबाई होती है, यानी कि मलाशय 20 सेंटीमीटर लंबा एक भाग होता है जो एक थैले जैसी रचना होती है। इसमें आकर के मल ठहरता है। यहाँ पर जैसे ही उस मलाशय के अंदर मल आकर के ठहरता है तो धीरे धीरे उस मलाशय के अंदर रेक्टम के अंदर मल भरता जाता है। फिर उसके संदेश हमारे माइंड के पास जाते हैं, माइंड उसका विश्लेषण करता है, ठीक है, एनालिसिस करता है, और एनालाइजेशन होने के बाद उस संदेश को वापस न्यूरॉन के द्वारा उसी अंग पर लेकर के जाता है और वहाँ के सिस्टम को बोलता है कि इन चीज़ों को अब बाहर निकालना है। उसी हिसाब से
फिर यह चीज़ें यानी कि वह मल एनस द्वारा यानी कि गुदाद्वार या मल द्वार द्वारा हमारे शरीर से बाहर उत्सर्जित हो जाता है, उत्सर्जित हो जाता है। ठीक है। और इस एनस की जो लंबाई होती है वो 3 सेंटीमीटर होती है। एनस की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? 3 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से जब हम खाना खाते हैं तो खाना हमारा पचता है और पचने के बाद वह मल के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। उस खाने के अंदर जितने भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक तत्व थे वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। जैसे स्टार्च को जीभ ने एब्जॉर्ब किया, उसके साथ डिफरेंट जो पोषक तत्व होते हैं वो काफ़ी सारे ऑर्गन्स से एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको यही बताया कि कौन सा ऑर्गन किस चीज़ को एब्जॉर्ब करता है और भोजन को कैसे हम एक सॉलिड फूड से कैसे इजी फूड में कन्वर्ट करके उसको डाइजेस्ट करते हैं। अच्छा, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन सा पार्ट ऐसा है जो उस फूड को डाइजेस्ट करता है, मैंने आपको बता दिया। मेन इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन्स का होता है, इसके बाद स्टोमच का होता है। तो ये भागीदारी निभाते हैं उस भोजन को पचाने के लिए। आई होप कि आपको ये वीडियो कुछ पसंद आए। अगर आप इस पूरी वीडियो को देखेंगे, स्किप ना करेंगे, तो ये वीडियो आपको और भी अच्छी लगेगी, आपको ये वीडियो समझ में आएगी। आपके जो प्रॉब्लम्स होंगी उनका हो सकता है सॉल्यूशन आपके पास आ ही जाएगा इस वीडियो के द्वारा। अगर आपको कोई डायग्राम बनाने में प्रॉब्लम होती है या आपको कोई अभी भी बात कुछ समझ में नहीं आई तो कमेंट्स में लिख देना। अगर इसके डायग्राम्स आपको बनाना सीखने हैं तो मैं कुछ शॉर्ट वीडियो आपके लिए तैयार कर दूंगा। अगर आपको डायग्राम बनाना सीखना है किसी भी टॉपिक को लेकर के, चाहे वो श्वसन तंत्र हो, आगे मैं बताऊंगा आपको श्वसन तंत्र, ह्यूमन हार्ट के बारे में भी काफ़ी सारे टॉपिक्स आएंगे। लेकिन अगर आपको किसी एक चीज़ का आपको डायग्राम सीखना है तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको इसके बारे में शॉर्ट वीडियो में समझाऊंगा कि कैसे डायग्राम इसी तरीके से मैं बनाऊँ। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है। और हमारे इस चैनल को जितना भी हो सके शेयर कर देना। ज़्यादा लोगों के पास ये चैनल या ये वीडियोस पहुंचेगी तो उससे उन लोगों के जो डाउट्स बनते हैं इन टॉपिकों को लेकर के उनके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, सबको बेनिफिट भी मिलेगा, आपको भी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है।